हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इन्वेस्टरपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी स्कैम 1992 के बारे में, विच इज़ द बिगेस्ट स्कैम इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसे हम हर्षद मेहता स्कैम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन है हर्षद मेहता और क्या है हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 29 जुलाई 1954 में गुजरात में हुआ था। फिर उसके कुछ ही टाइम बाद हर्षद और उनकी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गए, जहां पर उनके फादर शांतिलाल मेहता का एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस था, जो कि ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। इसीलिए पैसों की कमी की वजह से हर्षद को कई सारी छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी थी। इससे पहले हर्षद अपनी बीकॉम कंप्लीट कर चुके थे लाला लाजपत राय कॉलेज बॉम्बे से 1976 में। नौकरी करते करते वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि उनके साथ के कुछ लोग आज काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। किसी का कुछ बिजनेस है, कोई रियल एस्टेट से पैसे कमा रहा है और कोई शेयर मार्केट से। तो हर्षद ने सोचा कि क्यों ना एक बार शेयर मार्केट ट्राई करके देखी जाए। फिर हर्षद ने बी अम्बालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया एज अ जॉबर। वहां से उन्होंने सीखा कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, और फिर जब उन्हें एक बार समझ आ गया कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, तो उन्होंने वहां पर जॉब छोड़कर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया और खुद से ट्रेड करना शुरू कर दिया। ट्रेडिंग करते करते हर्षद को इतना तो समझ आ गया था कि शेयर मार्केट में हैविली इन्वेस्ट करके शेयर्स को रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में बड़ी कंपनीज पर ध्यान देते थे, क्योंकि उनमें रिस्क कम होता है, और पेनी स्टॉक्स जिनकी शेयर प्राइस 10 रुपये से भी कम होती है, लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन हर्षद मेहता ने पेनी स्टॉक्स को चुना, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को रेगुलेट करना बड़े स्टॉक से कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। वैसे शेयर मार्केट में शेयर्स को रेगुलेट करना इलीगल होता है, लेकिन हर्षद ने अपनी शुरुआत यहीं से की थी। हर्षद ने अल्बर फार्मा का शेयर चुना। उस टाइम पे अल्बर फार्मा का शेयर 5 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो हर्षद ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया उस शेयर में हेविली इन्वेस्ट करने के लिए, और मार्केट में फेक न्यूज़ फैलाई, जिससे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस शेयर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और फिर हेविली इन्वेस्ट होने की वजह से अल्बर फार्मा का शेयर 4 गुना बढ़कर 20 रुपये पर ट्रेड करने लगा। तो इसमें हर्षद मेहता ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिनकी वैल्यू 4 गुना बढ़कर एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन गया था। तो ऐसे ही हर्षद मेहता ने अगले 2-3 सालों तक इनसाइडर ट्रेडिंग और स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके पैसे कमाए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली गेम तो इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा था। 1984 में हर्षद मेहता और उनके भाई अश्विन मेहता ने मिलकर अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। उस कंपनी में वो दूसरे इन्वेस्टर्स के अकाउंट मैनेज करते थे, उन्हें बताया करते थे कि कब कौन से शेयर्स को बाय करना है और कब कौन से शेयर्स को सेल करना है। फिर इसके बाद हर्षद को सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में पता चला। सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर मार्केट से ज्यादा कैश फ्लो होता है। ये दोनों मार्केट एक दूसरे के पैरेलल चलती है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं होता। हर्षद मेहता का स्कैम सिक्योरिटीज मार्केट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है। सिक्योरिटीज मार्केट को मनी मार्केट भी कहा जाता है। शेयर मार्केट में कंपनी और पब्लिक के बीच डील होती है, और सिक्योरिटीज मार्केट में बैंक्स के बीच डील होती है। एग्जाम्पल, HDFC बैंक को थोड़ा लॉस हुआ, जिसे रिकवर करने के लिए HDFC बैंक को पैसे चाहिए। अब मान लेते हैं कि HDFC बैंक SBI बैंक के पास गया वो पैसे उधार लेने। अब अगर उधार लेना है तो कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा, तो HDFC बैंक SBI बैंक को सिक्योरिटीज देगा। अब सिक्योरिटीज देने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि HDFC बैंक SBI को SGL दे दे। SGL होता है सब्सिडरी जनरल लेजर। इस प्रोसेस में RBI एज ए सेंट्रल अथॉरिटी वर्क करती है, मतलब RBI के थ्रू SGL होकर जाता है। एंड दूसरा तरीका है BR के थ्रू। BR मतलब बैंक रिसीट। इस वाले प्रोसेस में RBI इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये वाला प्रोसेस पहले वाले के कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट होता है। तो मोस्टली बैंक्स इसी वाले तरीके को प्रेफर करते हैं। हाँ, तो आगे जाकर हर्षद मेहता मनी मार्केट का ब्रोकर बन गया, और फिर यहीं से हुई असली स्कैम की शुरुआत। हर्षद मेहता मनी मार्केट का ब्रोकर बन चुका था। तो हर्षद का काम था जिस बैंक को BR देकर पैसे उधार लेने हैं और जिस बैंक को पैसे उधार देने हैं, इन दोनों बैंक्स के बीच में डील करवाना। अब जब भी हर्षद मेहता सिक्योरिटीज मार्केट में बैंक्स की डील कराता था, तो वो जो बैंक से पैसे मिलते थे और जो दूसरे बैंक से सिक्योरिटीज मिलती थी, उन्हें 1 हफ्ते के लिए अपने पास रख लेता था, और फिर उन बैंक से मिले हुए पैसों को हर्षद मेहता शेयर मार्केट में दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स को रेगुलेट करने के लिए यूज करता था। मनी मार्केट में बैंक्स के बीच जो भी डील होती थी, उनका अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था, करीब 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हर्षद मेहता उसी अमाउंट को स्टॉक मार्केट में शेयर्स को रेगुलेट करने के लिए यूज करता था। तो जरा आप सोचो कि उस टाइम शेयर मार्केट में कितना बड़ा बुलरन आ गया होगा। हर्षद मेहता ने कुछ ही महीनों में ACC का शेयर प्राइस 200 रुपए से 9000 रुपए तक पहुंचा दिया था।
और उसके बाद हर्षद मेहता अपने स्कैम में एक स्टेप और आगे बढ़ा। अब की बार उसने मनी मार्केट के फंड को चेन सिस्टम की तरह यूज करना शुरू कर दिया था। जैसे एक बैंक को दूसरे बैंक की सिक्योरिटीज देकर पैसे ले लिए, फिर उन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया एंड फिर किसी तीसरे बैंक की सिक्योरिटीज लेकर किसी और चौथे बैंक को दे दी और फिर उस चौथे बैंक से पैसे लिए जो कि पहले बैंक को वापस कर दिए। तो ऐसे हर्षद मेहता बैंक्स को भी पैसे वापस कर पा रहा था और शेयर मार्केट को भी रेगुलेट कर पा रहा था। सेबी और आरबीआई को समझ आ रहा था कि हर्षद शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें हर्षद के पैसों का सोर्स नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि हर्षद शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसे ला कहां से रहे। लेकिन तब तक हर्षद अपने स्कैम में बहुत आगे पहुंच चुका था। अब उसने फेक बैंक रिसीट का यूज करना भी शुरू कर दिया था। अर्ली 90s का वो ऐसा टाइम था कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही थी। इंडियन स्टॉक मार्केट उस वक्त हर्षद मेहता पर पूरी तरीके से डिपेंड थी। जो लोग हर्षद मेहता के साथ थे वो शेयर मार्केट से बहुत पैसे कमा रहे थे और जो लोग हर्षद मेहता के खिलाफ थे वो ना ही शेयर मार्केट से पैसा कमा पा रहे थे और ना ही हर्षद का कुछ कर पा रहे थे। हर्षद एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। अगर कहीं 4 लोग साथ बैठे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हर्षद की बात ना कर रहे हो। उस टाइम पे हर्षद की पर्सनल होल्डिंग्स की वैल्यू 4000 करोड़ रुपए थी। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज उन 4000 करोड़ की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। लेकिन ऐसा ज्यादा टाइम तक नहीं चला। 23 अप्रैल 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने दी हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज किया। हर्षद मेहता के स्कैम की वैल्यू 5000 करोड़ रुपए थी। इस स्कैम के सामने आते ही स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर गया था और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने तो इस स्कैम के सामने आते ही सुसाइड तक कर ली थी। पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल चुका था। फिर उसके बाद सीबीआई ने हर्षद मेहता को अरेस्ट किया और हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट्स और 72 क्रिमिनल केसेस लगे। फिर सेबी ने हर्षद को शेयर मार्केट से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया और फिर आखिर में 31 दिसंबर 2001 को हर्षद को जेल में हार्ट अटैक आया। उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन न्यू ईयर होने की वजह से हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं था तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट से बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीव कर लिया था, लेकिन उनका तरीका गलत था। तो गाइस, हर्षद मेहता की स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। और भी ज्यादा डिटेल और इंटरेस्टिंग वे में हर्षद मेहता की स्टोरी उनकी सीरीज स्कैम 1992 में बताई गई है, जिसे आप सोनी लिव पर देख सकते हो। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।